Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are all doing great and gearing up for your final exams. Today we are exploring a very important chapter in income tax, income from house property. This is one of the five main heads of income under Income Tax Act. The other four heads includes income from salary, income from business or profession, income from capital gains and income from other sources. No doubt, all these heads are significant, but today we'll focus on income from house property and its key concepts and बाकी जो हमारे पास heads हैं उनको one by one करके next videos में मैं cover करूँगी. So let's get started. You can see on my first slide मैंने यहाँ पर एक आपको इंडेक्स प्रोवाइड किया है जिसमें बताया कि सबसे पहले मैं मीनिंग ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कवर करूंगी, देन उसके बाद मीनिंग ऑफ एनुअल वैल्यूज, देन उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ डी फैक्टो रेंट, देन डीम्ड ओनरशिप क्या होती है, देन डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24 एंड स्टेप्स टू कैलकुलेट फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. सो आप यहाँ पर देख सकते हो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है. सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक ये जो हमारे पास डायग्राम सी बना के रखी हुई है जिससे आपको पता चले कि जो हाउस प्रॉपर्टी है उसको तीन तरीके के साथ हमारे पास इसको यूज किया जा सकता है. सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए, लेट आउट के लिए एंड सेल्फ बिजनेस और प्रोफेशन के लिए. एक चीज यहाँ पर जरूरी है जाननी कि सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड लेट आउट टू टीनेंट ये दो केसेस हैं जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आते हैं. अगर हमारी हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज की जा रही है तो वो यहाँ पर नहीं आएगा. सो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है एक टैक्सेशन ऑफ इंडिया का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. इट इनकम्पासेस रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम हाउसेस, बिल्डिंग्स एंड गोडाउन्स assessed under the specific head that is income from house property. लेकिन एक जरूरी चीज जो आपको याद करनी है कि जो हमारे पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होते हैं उनकी तरह हमारा यहाँ पर जो है एक्चुअल इनकम के ऊपर बेस जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं निकाली जाती है. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपकी जो होती है वो एनुअल वैल्यू या नॉशनल इनकम कैपेसिटी के ऊपर बेस्ड होती है. ये आगे टॉपिक मैंने कवर करना है तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा. बट द थिंग टू बी नोटिस दैट यहाँ पर एक्चुअल इनकम की बजाय हम लोग एनुअल वैल्यू या नॉशनल इनकम कैपेसिटी ऑफ बिल्डिंग वो देखते हैं. तो यहाँ पर असेंशियल्स फॉर हाउस प्रॉपर्टी कौन कौन से हैं हमारे पास, कैसे हम लोग जो है किसी भी प्रॉपर्टी को कंसीडर करेंगे कि इससे होने वाली इनकम जो है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में आती है. तो सबसे पहले कि प्रॉपर्टी का कॉम्पोजिशन देखना कि एक तो उसमें बिल्डिंग होनी चाहिए और दूसरी जो है लैंड. ठीक है. और दोनों चीजें जो होती हैं वो दोनों की ऑनरशिप जो है असेसी की होनी चाहिए जिसके लिए आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर रहे हो. मतलब बिल्डिंग एंड लैंड दोनों का ऑनर जो है वही असेसी होना चाहिए, तभी आप जो है उसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर सकते हो फॉर दैट पर्टिकुलर असेसी. एंड थर्ड थिंग दैट इज यूज रिस्ट्रिक्शन. यूजेस रिस्ट्रिक्शन जैसे मैंने पिछली स्लाइड में ही बता दिया आपको कि अगर हमारा जो है बिल्डिंग जो प्रॉपर्टी जो है वो असेसी प्रोफेशनल या बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहा है तो फिर यहाँ पर जो है इनकम होने वाली जो होती है उस बिल्डिंग से दैट विल नॉट कम्स अंडर दिस हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वो दूसरे हेड में जाती है. तो वो आपको नेक्स्ट हम वीडियो में कवर करेंगे इस टॉपिक को. सो दीज कंडीशंस फॉर्म द फाउंडेशन फॉर डिटर्मिनिंग वेदर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी. And understanding these requirements is crucial for property owners to accurately assess the tax obligations. So next है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनुअल वैल्यू. दिस एनुअल वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि ये अगर समझ में आ गया तो प्रैक्टिकल भी समझ में आ जाएंगे. सबसे पहले हमारे पास एनुअल वैल्यू जो होती है दैट इज इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ प्रॉपर्टी. इनहेरेंट कैपेसिटी मतलब कि अगर आपकी प्रॉपर्टी आपने रेंट पे नहीं भी दी है लेकिन उस प्रॉपर्टी को अगर आप जो है रेंट पे सपोज कर सकते हो कि रेंट पे दूंगा तो कितनी जो है हमारे पास एनुअली इनकम आ सकती है, तो उसकी इनहेरेंट कैपेसिटी होती है एनुअल वैल्यू. मतलब कि आपने बिल्डिंग अभी दी नहीं है लेकिन आप जो है अनदर लोकेलिटी में सेम काइंड की बिल्डिंग के बारे में जान सकते हो कि वो अगर वो उसको रेंट पे दे रहे हैं तो कितनी इनकम उनको हो रही है. सो दैट इज नॉन एज द एनुअल वैल्यू. सो इट्स नॉट बेस्ड ऑन एक्चुअल रेंट but on the amount the property might be expected to let from year to year. अब इसमें हमारे पास किसी एक फैक्टर के ऊपर बेस्ड नहीं एनुअल वैल्यू होती है, दैट इज बेस्ड ऑन फोर फैक्टर्स.
4 मेन फैक्टर्स, जिसमें सबसे पहले बात की है म्यूनिसिपल वैल्यू की। सो म्यूनिसिपल वैल्यू जो है वो म्यूनिसिपल अथॉरिटी जो है वो पर्टिकुलर बिल्डिंग की कैलकुलेट करके बताती है, ताकि क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर टैक्स इम्पोज करना होता है, तो वो उसकी किसी भी बिल्डिंग की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं वाइल कैलकुलेटिंग द एनुअल वैल्यू ऑफ एनी बिल्डिंग। सेकंड हमारे पास जो फैक्टर आता है दैट इज फेयर रेंटल वैल्यू। फेयर रेंटल वैल्यू जो होती है, इट मीन्स द रेंट दैट अ सिमिलर प्रॉपर्टी कैन फेच इन द सिमिलर और सेम लोकेलिटी इफ लेट आउट फॉर अ ईयर। ठीक है, आपने अपनी बिल्डिंग नहीं दे रखी हुई है रेंट पे, लेकिन आप जो है दूसरी बिल्डिंग के बारे में देख सकते हो कि अगर वो बिल्डिंग लेट आउट हुई है तो वो साल में कितना कमा रही है, उस बिल्डिंग से कितना साल में कमाया जा सकता है रेंट के थ्रू। ठीक है, तो दैट इज द फेयर रेंटल वैल्यू कि एटलीस्ट मुझे इतना तो मिल ही जाएगा मार्केट में से। देन फाइनली आता है हमारे पास स्टैंडर्ड रेंट। जो स्टैंडर्ड रेंट होता है दैट इज द रेंट फिक्स्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट 1962 बाय द गवर्नमेंट एंड द ऑनर कैनॉट चार्ज मोर देन दैट स्टैंडर्ड रेंट। तो जो ऑनर है वो स्टैंडर्ड रेंट जो हमारी गवर्नमेंट ने सेट किया है उससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकती, तो इसको भी हम लोग कंसिडर करते हैं। एंड फाइनली एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। फिर फाइनली हम लोग देखते हैं कि अगर रेंट पे हमारी बिल्डिंग गई है तो कितना हमें जो है रेंट मिल रहा है, एक्चुअल रेंट। अब करना क्या है, तीसरे पॉइंट में आप देख सकते हो, करना यह है कि हमने इन फैक्टर्स को आपस में कंपेयर करना है एक पर्टिकुलर रूल्स एंड कंडीशंस को फॉलो करके, एंड फाइनली वी विल कम टू नो अबाउट द एनुअल वैल्यू ऑफ आवर बिल्डिंग। ठीक है, तो इस तरीके के साथ पहले हमें इन चारों को डिटरमिन करना पड़ेगा, फैक्टर्स को, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, एंड इसके बाद actual rent received. Then finally we will compare them and after that we will find out the annual value. तो आगे है हमारे पास another important point, another important concept of this chapter, that is the concept of de facto rent. So de facto rent क्या है, ये इसको real rental value भी बोला जाता है because is the actual rent received after adjusting various factors. Definition में बोला हुआ है कई सारे factors को adjust करने के बाद जो हमारे पास rent बचता है वो होता है हमारा de facto rent, जो actual rent, real rent। तो ये है क्या एडजस्टमेंट्स, कई बार क्या होता है हमारे पास कि जो टीनेंट्स होता है वो कॉम्पोजिट रेंट जो है पे करता है। ये कॉम्पोजिट रेंट क्या है कि एक तो उसने बिल्डिंग का रेंट तो देना ही देना है, अपना अपार्टमेंट का रेंट तो देना ही देना है। अगर सपोज ऑनर ने जो है कुछ फर्नीचर या कुछ अनदर चीज जो है जो टीनेंट का प्रोवाइड की हुई है वो उसका भी रेंट साथ में दे रहा है, तो करना क्या होगा, टू फाइंड आउट द डिफैक्टो रेंट, जो हमारा ऑनर है वो जो जितना भी अमाउंट ऑफ रेंट रिसीव कर रहा है उसमें से जो फर्नीचर का होगा या अदर किसी और चीज़ का रेंट वो टेनेंट से ले रहा है वो उसको माइनस कर देगा। खाली हमने सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग का रेंट देखना है, इसमें जो एडिशनल फीचर्स या एडिशनल जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं उसका भी अगर पैसा लिया जा रहा है तो उसको हमने अपने टोटल रेंट में से माइनस करना है। सेम काइंड की थिंग एक और होती है कि एक तो फर्नीचर वगैरह दिया, इसके अलावा कई बार जो है हमारे पास वॉचमैन की फैसिलिटी देते हैं ऑनर या फिर गार्डनर्स की देते हैं या फिर लिफ्ट मेंटेनेंस कर देते हैं, तो उनका चार्जेस भी जो है ऑनर्स टीनेंट से लेते हैं। लेकिन जब हमने एक्चुअल रेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वी विल यूज द डी फैक्टो रेंट। कैसे, जो टोटल रेंट लिया हुआ है उसमें से जो भी वॉचमैन की सैलरी या जो भी हमारे पास लिफ्ट मेंटेनेंस का खर्चा टीनेंट से लिया गया उसको माइनस कर दिया जाता है, तो वो आ जाता है आपका डी फैक्टो रेंट। वन अनदर एग्जाम्पल ताकि आपको और याद हो जाए, कई बार क्या होता है कि ऑनर्स जो होते हैं वो अपने रिलेटिव्स को या अपने किसी फ्रेंड्स को जो है कम रेंट पर घर या फिर बिल्डिंग दे देते हैं। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, कौन सा अमाउंट लिया जाएगा वो नहीं, सपोज अगर मैंने 2400 का रेंट दे, ऑनर मैं हूँ किसी बिल्डिंग की, नॉर्मली वो 2400 के ऊपर जो है किराए पर देती हूँ, लेकिन मेरी फ्रेंड ने लिया है तो मैं उसको सिर्फ 2000 के ऊपर दूंगी। यहाँ पर फिर डी फैक्टो रेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। जब मैंने अपनी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालनी है, मैं 2400 कंसिडर करूंगी फॉर द पर्पज ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए, ना कि वो 2000। सो दिस इज कॉल्ड डी फैक्टो एक्चुअल रेंट, जो रियल रेंट हमने रिसीव करना है फ्रॉम फैचिंग और लेटिंग आउट दैट बिल्डिंग टू एनी पर्सन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 5 मार्क्स में आ जाता है ये। सो इसको ध्यान से सुन लेना, समझ लेना क्या चीज़ है। देन अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, डीम्ड ऑनरशिप। डीम्ड ऑनरशिप क्या होता है, समटाइम्स लीगली कोई और ओनर शो हो रहा होता है पेपर्स में, बट एक्चुअल में टैक्स पर्पस के लिए किसी और पर्सन को जो है जहाँ जो ट्रांसफरर होता है उसको कंसिडर किया जाता है एज ए डीम्ड ऑनर।
जैसे सबसे पहले फर्स्ट केस जो दिया हुआ है मैंने यहाँ पे, ट्रांसफर टू स्पाउस और माइनर चाइल्ड अंडर सेक्शन 27 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2। तो यहाँ पर हमारे पास क्या चीज है कि कई बार हम लोग अपना टैक्स बचाने के लिए क्या करते हैं, जैसे सपोज मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ और मेरा एक बिल्डिंग भी है, मैं उसको रेंट पे दे रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं टैक्स जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी सैलरी के ऊपर ही दूं, जो मुझे एक्स्ट्रा इनकम हो रही है उस बिल्डिंग के रेंट से उसके ऊपर ना दूं। तो मैंने क्या सोचा कि मैं अपना जो है घर वो ट्रांसफर कर देती हूँ अपने हस्बैंड के नाम पर, ताकि जो प्रॉपर्टी है वो मेरे हस्बैंड के नाम पर जो है बोले ऑटोमेटिकली, फिर मेरे नाम पर जो चाहे पैसा मुझे आ रहा है लेकिन वो मैं अपनी इनकम में शो नहीं करूंगी, ऑटोमेटिकली मुझे टैक्स कम देना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पर हमसे भी आगे सोचती है, वो देखती है कि अगर कोई बिल्डिंग कॉन्टिन्यूसली रेंट पे दी जा रही है और उसका जो है पैसा किसके पास एग्जैक्टली जा रहा है, अगर गवर्नमेंट को शक हुआ तभी ऐसा होगा। तो ये चीज ध्यान रखने वाली है, डीम्ड ऑनर कौन माना जाएगा, मैं। मतलब चाहे मेरा लीगली उस बिल्डिंग के ऊपर नाम नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं वहां पर जो है रेंट रिसीव कर रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ लाइक बिल्डिंग फॉर दैट बिल्डिंग, तो यहाँ पर हमारे पास डीम्ड ऑनर कौन माना जाएगा, मैं, ना कि मेरे हस्बैंड। एक चीज यहाँ पर उन्होंने माइनर चाइल्ड के लिए भी बोली हुई है, ऑब्वियस है माइनर चाइल्ड तो नहीं पैसा लेगा बिल्डिंग का रेंट का, तो एज अ पेरेंट ही आप ही लोगे। तो वहां पर भी सेम तरीके के साथ जिस पेरेंट ने ट्रांसफर किया है, द ट्रांसफरर विल बी कंसिडर एज अ डीम्ड ऑनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, बट एक्सेप्ट इन मैरिड डॉटर्स केस। अगर माइनर चाइल्ड मैरिड डॉटर है तो ऑब्वियस है मैरिड डॉटर के पास चला गया तो उसके घर वाले भी यूज कर सकते हैं वो रेंट, जब डॉटर खुद ही यूज कर सकती है तो उस केस में हमारे पास डीम्ड ऑनर नहीं कंसिडर किया जाएगा फादर को या मदर को। बट हाँ, अगर वो माइनर है और वो अनमैरिड है तो फिर भी जो है डीम्ड ऑनर पेरेंट्स को कंसिडर किया जाएगा इन दिस केस। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबर्स। कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबर्स में क्या है हमारे पास, कई बार एज अ बीइंग अ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी हम लोगों को कई बार जो है कोई बिल्डिंग लीज पर अलाउड होती है, तो वहां पर जो है नो डाउट कोऑपरेटिव सोसाइटी उस बिल्डिंग की मालिक है। लेकिन क्योंकि अगर मुझे अलाउड हुई है और मैंने उसको बिल्डिंग को किसी और को रेंट पे दिया है, तो फिर मैं उसकी डीम्ड ओनर मानी जाऊंगी, लीगली इज द कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, लेकिन हमारे पास अगर एज ए मेंबर मुझे जो है बिल्डिंग मिली है और मैंने उसको रेंट पे दिया है, तो मैं ही उसकी जो है डीम्ड ऑनर कंसीडर करूंगी। इसी तरह है हमारे पास होल्डर ऑफ इम्पार्शियबल एस्टेट, दैट इज सिंपली सीधी सीधी एग्जांपल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या होता है कि हमेशा एक बंदे के नाम पर जो है प्रॉपर्टी होती है और जो करता होता है वो धीरे धीरे चेंज होता रहता है। जैसे अगर किसी की डेथ हो जाती है मेन बड़े बड़े पर्सन की, तो फिर उसकी जगह पर किसी और को चला जाता है, लेकिन एक ही बंदे के नाम पर जो है पूरी बिल्डिंग होती है। तो वहां पर जो है एक ही बंदे के नाम पर है, लेकिन हो सकता है कि जो हमारे पास पर्सन है, जो अलग अलग उनके मेंबर्स हैं, वो अपनी तरफ से किसी बिल्डिंग को जो है रेंट पे दे रहे हैं। नो डाउट लीगली करता उसका ऑनर होगा, लेकिन डीम्ड ऑनर कौन सा माना जाएगा, जो मेंबर उस बिल्डिंग को रेंट पे फर्दर दे रहा है। देन है हमारे पास राइट एक्वाइजिशन। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। राइट एक्वाइजिशन में क्या होता है हमारे पास, अंडर सेक्शन 269 एक ऐसा रूल है कि अगर 12 साल से ज्यादा आपके पास लीज पर जो है बिल्डिंग है, तो वो जो है फर्दर जो पर्सन जिसको जो लीज पर ले रहा है उसी को ही ऑनर मान लिया जाता है और उसी से ही जो है उसको डीम्ड ऑनर कंसीडर कर दिया जाता है और उसी का ही इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट किया जाता है। इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट कि जो हमारे पास 12 साल से ज्यादा के लिए लीज पर चीज जो है बिल्डिंग जो है ली हुई है, वहां पर ये रूल अप्लाई होता है। So this is the deemed honor or ownership topic. So next है हमारे पास डिडक्शंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स के लिए भी और प्रैक्टिकल्स के लिए भी। तो यहाँ पर हमारे पास दो हाउसेस को कंसीडर करके हम लोग इस डिडक्शंस को कैलकुलेट करते हैं कि अगर हमारा जो है घर वो लेट आउट प्रॉपर्टी है या फिर डीम टू बी लेट आउट है, ऑलरेडी जहाँ तो रेंट पे दिया हुआ है या फिर दे सकते हैं जिसको मोस्ट प्रोबेबली, तो वहां पर हमारे पास दो जो डिडक्शंस है वो अवेल होती हैं। एक जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन ए, दैट इज 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। जो हमने नेट एनुअल वैल्यू निकालनी है कैलकुलेशन करके, उसका सीधा सीधा हमारे पास डिडक्शन अवेल हो जाती है 30%, सीधा 30% उसका अमाउंट हमने लेस कर देना है। ये सभी लेट आउट प्रॉपर्टी के ऊपर एप्लीकेबल है। सेकेंड है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन बी।
तो ये जो होता है हमारे पास कि सपोज आपने जो है बिल्डिंग जो रेंट पे दे रखी हुई है, वो बिल्डिंग को बनाने के लिए जब परचेज करने के लिए लोन लिया था और उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो वो इंटरेस्ट भी आप अपनी इनकम में से माइनस कर दोगे, जिससे क्या होगा, आपकी इनकम कम शो होगी एंड यू विल हैव टू पे लेसर टैक्स अमाउंट ऑन दैट पर्टिकुलर इनकम। ठीक है। और दूसरी तरफ हमारे पास जो घर है वो सेल्फ ऑक्युपाइड ही है। ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके पेरेंट्स के लिए भी। तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए, जो आप अपने पेरेंट्स को बता सकते हो कि सपोज अगर आपने कोई घर लिया हुआ है और घर जो है वो अपने लिए ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपने पैसा लिया है, बैंक से उधार लिया है और उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो आपको सीधी सीधी जो है एक डिडक्शन मिलती है, इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन बी की। इसका फायदा क्या होता है कि आप जो है, अब ये तो सीधी सीधी आपकी इनकम तो है ही नहीं है सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस पर, राइट, लेकिन फिर भी डिडक्शन मिल रही है, तो आपका ये जो है लॉस बन जाएगा जब आप इंटरेस्ट जो है शो करोगे आगे। जब मैंने प्रैक्टिकल करवाने तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, बट सीधा सीधा बता देती हूँ, ये लॉस बन जाता है। और इस लॉस को जो है आप किसी अनदर इनकम, जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी हो गया, बट ये भी रूल ही होते हैं किस किस से आप कर सकते हो लेस, तो वहां पर आप इस लॉस को सेट ऑफ कर सकते हो। सो दिस इज द लाइक डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन बी, जो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस को एक ही मिलती है। इसके अलावा जो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन ए है वो सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस को नहीं मिलती है। तो आगे कैलकुलेट कैसे करना है इस इंटरेस्ट ऑफ लोन को, इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम लोग सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस की बात करते हैं, तो अगर वो घर जो है 1999 से पहले बना हुआ है, 1 अप्रैल 1999 से पहले बना हुआ है, तो सिर्फ वहां पर हमें 30,000 जो रुपीज हैं वहां तक की टैक्स डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन बी के अंडर। ठीक है। लेकिन अगर घर जो है वो 1 अप्रैल 1999 के बाद बना हुआ है और उसके ऊपर बाद में जो है लोन लिया गया था, तो फिर वहां पर जो है 2 लाख रुपीज तक की मैक्सिमम डिडक्शन मिल जाती है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट, वट एवर इंटरेस्ट वी आर पेइंग ऑन द क्रेडिट, जो हमने क्रेडिट घर बनाने के लिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट 2 लाख तक अगर आपका इंटरेस्ट है, तो वो सीधा सीधा आप जो है माइनस कर सकते हो एंड यू कैन शो द लॉस ऑफ दिस पर्टिकुलर हेड एंड उसको सेट ऑफ कर सकते हो अनदर इनकम में टू गेट लाइक रिबेट और गेट सम डिडक्शन इन योर इनकम, ताकि टैक्स कम देना पड़े। एंड अगर लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है, तो सीधा सीधा जितना आपका करंट ईयर में इंटरेस्ट गया है, ठीक है, जो आपने मनी बोरोड किया, तो वो पूरा के पूरा फुल अमाउंट आपका लेस होगा अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन बी में। और इसके साथ साथ इवन प्रीवियस प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के लिए अगर आपका जो है रेंट गया है, सॉरी इंटरेस्ट गया है, तो वो इंटरेस्ट भी आपका एक 1/5 पोर्शन के अकॉर्डिंगली लेस किया जाएगा। इसकी कैलकुलेशन होती है, जब प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, सिंपल इतना भी याद कर लीजिए थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। सो नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप्स टू कैलकुलेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आप लाइक अच्छे से समझेंगे तो बहुत ही इजी है, कुछ खास नहीं है इसमें, बस थोड़े स्टेप्स याद करने हैं एंड यू विल गेट द पॉइंट कि कैसे हमने कैलकुलेट करनी है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर हमारे पास 3 तरीके की प्रॉपर्टीज को कंसीडर किया जाता है। सबसे पहले लेट आउट प्रॉपर्टी फॉर द होल ईयर, मतलब पूरे के पूरे साल जो है आपकी प्रॉपर्टी रेंट पे रही है, तो उसके लिए हमारे पास पहला जो है पोर्शन, वो पहले जो हमारे पास स्टेप्स हैं वो ये बताते हैं कि यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड रेंट एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, स्टैंडर्ड रेंट एक्ट, जिसका मतलब ये है कि आपके क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट नहीं गिवन होगा, सिंपल सी बात है याद करने के लिए। और यहाँ पर उसको कंसिडर किया जाता है कि द स्टैंडर्ड रेंट एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल हियर इन दैट क्वेश्चन। तो फिर करना क्या है, हमने आपको क्वेश्चन में म्यूनसिपल रेंटल वैल्यू दी होगी, फेयर रेंटल वैल्यू दी होगी और एक्चुअल रेंट रिसीव दिया होगा, क्योंकि ये लेट आउट हाउस है तो ऑब्वियस एक्चुअल रेंट रिसीव हो रहा है। हमने इन तीनों को लेना है सबसे पहले और तीनों को कंपेयर करना है, और इसमें से जो सबसे हायर अमाउंट होगा, सबसे ज्यादा अमाउंट होगा, उसको चूज कर लिया जाएगा, उसको नाम दिया जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से सीधा सीधा म्यूनसिपल टैक्सेस जो दिए होंगे आपको क्वेश्चन में वो लेस कर देंगे और यू विल गेट द नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है, यहां पर ये डिफरेंस है। लेकिन जो हमारे पास अगर स्टैंडर्ड रेंट एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है तो फिर क्या करना है, तो फिर हमारे पास कैलकुलेशन में थोड़ी सी चेंजेस आ जाती हैं। स्टैंडर्ड रेंट एक्ट कैसे एप्लीकेबल होगा, एक तो लिखा भी हो सकता है क्वेश्चन में, नहीं भी लिखा है, देन अगर स्टैंडर्ड रेंट गिवन है तो इट्स अंडरस्टूड कि वहां पर स्टैंडर्ड रेंट एक्ट जो है एप्लीकेबल हो रहा है। तो फिर हमने सबसे पहले क्या करना है, सिर्फ MRV दैट इज म्यूनसिपल रेंटल वैल्यू और
FRB दैट इज फेयर रेंटल वैल्यू जो आपको गिवन होगी उनको लेना है, इसमें से जो हायर वैल्यू है उसको चूज कर लेना है और उसको कंपेयर करना है हमने स्टैंडर्ड रेंट जो गिवन होगा आपका। ओके अब पहले सिर्फ दो वैल्यूज लेनी है, म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू। इन दोनों में से हायर को चूज करना है, कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट के साथ जो गिवन होगा। अब उन दोनों में से लोअर वैल्यू को चूज करना है आपने, ठीक है। और जो लोअर वैल्यू आप चूज करोगे वो नाम दिया जाएगा उसको एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू। ओके जो लोअर वैल्यू आप चूज करोगे दैट विल बी एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू। फिर इसको कंपेयर करेंगे हम लोग एक्चुअल रेंटल वैल्यू के साथ, जो उनमें से हायर वैल्यू होगी दैट विल कंसिडर एज एनुअल रेंटल वैल्यू, ठीक है। तो इसको एज इट इज याद कर लेना। मैं इवन इन डायग्राम्स को जो ये स्टेप्स हैं इसको मैं एज अ लिंक जहाँ एज ए फाइल प्रोवाइड कर दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन चेक फ्रॉम दैट, क्योंकि यहाँ पर आई थिंक पूरा दिखाई नहीं दे रहा है, बट दीज स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दैट एंड तभी आप जो है प्रैक्टिकली इनको सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट लेट आउट प्रॉपर्टी बट इट वाज वेकेंट ड्यूरिंग द होल और एनी पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर। है सेम ही है इसमें, बस इसमें वैकेंसी आ गई है। अब वैकेंसी को कैसे कैलकुलेट करना है वो भी बहुत सिंपल है, लेकिन अभी फिलहाल आप देख लीजिए इसमें क्या क्या करेंगे। एक तो हमने देखना है कि जो हमारे पास सेक्शन है वो यहाँ पर एप्लीकेबल होता है 23 सब सेक्शन 1 टू कैलकुलेट एनुअल वैल्यू ऑफ सच हाउस प्रॉपर्टी। तो इसमें हमारे पास दो केसेस आ जाते हैं, केस ए एंड केस बी। केस ए में क्या है कि अगर जो आपका एक्चुअल रेंट रिसीव्ड है, क्योंकि ये लेट आउट प्रॉपर्टी है, तो वो जो है अगर मोर देन एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू है तो हमने किसको एनुअल रेंटल वैल्यू कंसीडर करना है, वो है। जहां अगर आपका जो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड है वो एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू से कम है तो किसको हमने जो है एनुअल रेंटल वैल्यू कंसीडर करना है। तो स्टेप 1 यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मोस्टली स्टैंडर्ड रेंट गिवन होंगे आपको, ठीक है। तो जो पिछले स्टेप हमने फॉलो किए वही सेम स्टेप यहाँ पर हमने फॉलो करने हैं जो हमने सेकंड कैटेगरी में फॉलो किए थे जिसमें स्टैंडर्ड रेंट एक्ट एप्लीकेबल है। तो एमआरबी वर्सेस एफआरबी, म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू को फेयर रेंटल वैल्यू से कंपेयर किया जाएगा, हायर वैल्यू को चूज किया जाएगा और उसके बाद उसको जो है जो अमाउंट आएगा उसको स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर किया जाएगा एंड फाइनली यू विल गेट द ईआरवी, एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू। अब इसको जो है एक्चुअल रेंट के साथ कंपेयर किया जाएगा। अगर जो है एक्चुअल रेंट आपका ज्यादा है ईआरवी से तो वो जो है कंसिडर की जाएगी एआरवी, एनुअल रेंटल वैल्यू। सिंपल सी बात है, जो मैंने पीछे आपको स्लाइड बताई है उसको पैटर्न को फॉलो कर लो, यू विल फाइंड आउट द सेम थिंग। पहला एमआरबी वर्सेस एफआरबी, whichever higher amount that will take, compare it with the standard rent। जो स्टैंडर्ड रेंट है उसके साथ जब कंपेयर करना है तो लोअर वैल्यू चूज करनी है, तो जो लोअर वैल्यू चूज की जाएगी वो क्या होगी हमारे पास, ईआरवी। अब ईआरवी को हमने एआरवी के साथ कंपेयर करना है, दैट इज एक्चुअल रेंटल वैल्यू। तो एआरवी के साथ जो कंपेयर किया जाएगा तो हायर वैल्यू को ही चूज करेंगे। तो ऑब्वियस है अगर आपका रेंट रिसीव्ड जो है वो ज्यादा है तो आपकी एनुअल रेंटल वैल्यू क्या मानी जाएगी, रेंट रिसीव्ड। और दूसरा केस क्या है, अगर आपकी जो है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड जो है वो लेस एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू से, तो ऑब्वियस है आप एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू को कंसिडर करेंगे, उसी को ही एआरवी माना जाएगा, ठीक है। और इसमें से जो है हमने जो लॉस होगा ड्यू टू वैकेंसी, सपोज 1 या 2 महीने नहीं हमारी जो है प्रॉपर्टी रेंट पे गई है, वो लॉस निकाल के उसको माइनस कर दिया जाएगा एंड फाइनली यू विल गेट द एआरबी, एग्जैक्ट एआरबी, नेट एनुअल वैल्यू, सॉरी। सो नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टी पार्शली लेट आउट एंड पार्शली यूज्ड फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन। तो इसमें सेम हमारे पास जो सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 का अभी हमने लगाया वही सेम पैटर्न जो है फॉलो किया जाता है और सेम तरीके के साथ ही हमने जो है इसके लिए जो हमारी एनुअल रेंटल वैल्यू है, जो नेट एनुअल वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है, जो अभी मैंने आपको बताया। फाइनली सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का सिंपल सा फंडा है, इसकी नेट एनुअल वैल्यू हमेशा हमेशा जीरो होती है क्योंकि आपको कौन सा कोई इनकम मिली है इसमें से। लेकिन इसमें से हमने जो है सेक्शन 24 सब सेक्शन बी जो इंटरेस्ट का जो हमें डिडक्शन मिलती है वो लेस करनी होती है अप टू मैक्सिमम लिमिट। वो मैंने आपको बता दिया, पहले 30,000 होती थी 1999 से पहले, अब बाद में जो है 2 लाख तक हो गई है। तो नेक्स्ट ये यहाँ पर टॉपिक खत्म होता है मेरा। So thank you so much for watching and stay tuned for the next video and please like, share and subscribe ताकि मैं आपको और आगे important जितने भी चैप्टर्स हैं उनके टॉपिक्स कवर करूं। आगे मेरी नेक्स्ट वीडियो मैंने प्रैक्टिकल कवर करने हैं, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय।